आपका एडुटेरिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे जैसे प्रारंभिक परीक्षा की तिथियां नज़दीक आती हैं, मुख्य परीक्षा की चिंता बढ़ती है। और जब मुख्य परीक्षा की चिंता बढ़ती है तो सबसे बड़ी चिंता जिस चीज़ की होती है प्रतिभागियों में, वह है निबंध, ऐसे। कमाल की बात यह है कि ये चिंता करने का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता होती है। तो हम लोग इस वीडियो में कोशिश ये करने वाले हैं कि आपको निबंध के लेखन से संबंधित जो तकनीकी पक्ष है, उस तकनीकी पक्ष को आपके सामने रखा जाए। बेसिक आप समझें निबंध के लेखन का। उसके बाद से हम आगे कोशिश करेंगे कि जो कुछ प्रारंभ इससे पहले की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन निबंधों पर हम अलग से चर्चा करें। तो चर्चा के रूप में हम शुरू करते हैं कि निबंध शब्द क्या है। तो निबंध में दो शब्द हैं। निधन बंध निबंध है, अर्थात बिना बंधन के कोई चीज हो। तो कोई चीज से मतलब क्या? कोई चीज का अर्थ कि ये एक साहित्य की एक विधा है। साहित्य की विधा होने का अर्थ क्या होता है? विधा का अर्थ होता है, इंग्लिश में इसे जेनर कहते हैं, या फिर यूं समझिए कि हम विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां साहित्य के माध्यम से सामने लेके आते हैं। उसमें कविता होती है, उसमें कहानियां होती हैं, उपन्यास होते हैं, नाटक होते हैं, यात्रा संस्मरण होते हैं। अलग अलग चीजें लिखने की अलग अलग शैलियां हैं। उन्हीं किस्म की एक शैली निबंध भी है। अर्थात निबंध साहित्य की एक विशिष्ट विधा है जो कुछ विशिष्ट चीजों को कुछ विशिष्ट तरीके से सामने लेके आती है। प्रश्न ये कि निबंध, आधुनिक निबंध जिसे आप एस्से के नाम से जानते हो, इसका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ है? इस जेनर के जन्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फ्रांस की, जब हम पुनर्जागरण से यूरोप मतलब गुजर रहा था, तो एक लेखक हुए जिनका नाम था मॉन्टेन। ऐसा माना जाता है कि निबंध की जो विधा है, इस विधा को जन्म देने का श्रेय मॉन्टेन को ही है। और इन्होंने एस्से शब्द का पहली बार प्रयोग किया इस विधा के रूप में। और उस वक्त जो वो प्रयोग कर रहे थे, वो अटेम्प्ट के अर्थ में कर रहे थे। अटेम्प्ट का अर्थ होता है प्रयास करना, कोशिश करना या प्रयास करना। अब प्रश्न की किस चीज का प्रयास करना, किस चीज की कोशिश करना? तो ध्यान ये रखना है कि अगर कविता लिखी जाती है तो उसमें कुछ तुक होता है, कुछ छंद होता है, कुछ लय होता है। अगर उपन्यास या कहानियां लिखी जाती हैं या नाटक लिखे जाते हैं तो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, और उनके जरिए लेखक को जो कहना होता है वो कह लेता है। क्या कोई ऐसी भी विधा है जहां लिखने वाला और पढ़ने वाला आमने सामने हो? तो यह जो विधा है जिसमें कि लिखने वाला और पढ़ने वाला एक दूसरे के बिल्कुल मुकाबिल हुआ करता है, वह विधा कहलाती है निबंध। इसमें कोई पात्र नहीं है, कोई घटनाओं का क्रम नहीं है, कहानियों का सिलसिला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो है क्या? लिखने वाला अपने मन के विचारों को लिखता जा रहा है, अपनी सोच को लिखता जा रहा है, अपनी कल्पना को लिखता जा रहा है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। निबंध की जितने गद्य की जितनी विधाएं हैं, उसमें आपको गद्य आता है कि नहीं, प्रोज आता है कि नहीं। अगर आपने निबंध सही लिखा तो माना जाएगा कि हाँ आता है। अर्थात यह एकमात्र साहित्य का वह माध्यम है जिस माध्यम में लिखने वाला और पढ़ने वाला के बीच कोई तीसरा मीडियम नहीं होता है। और परिणाम ये होता है कि यदि लिखने वाले और पढ़ने वाले इन दोनों के बीच तारतम्य नहीं बैठ पाया, लिखने वाला जो सोच के लिख रहा है, पढ़ने वाले तक उसी रूप में वो पहुंच नहीं पाया, तो परिणाम ये होता है कि वह सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है। अगर हम परीक्षाओं के संदर्भ में समझें तो लिखने वाले आप हैं, पढ़ने वाला आपका परीक्षक है। आपने लिखा और परीक्षक तक वो पहुंच गया, तो जाहिर सी बात है कि उसका श्रेय मिलेगा आपको, उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे आपको।
अगर आपने जो लिखा वो परीक्षक तक पहुंच नहीं पाया, या जो लिखा वो इतना प्रभावशाली नहीं है कि परीक्षक उस पर बहुत ज्यादा आपको कुछ दे, तो फिर दिक्कत हो जाती है। समस्या ये है कि आपको यहां अपनी बातें सीधी लिखनी है, और यही जो सीधा होता है ना, जो टेढ़ा मेढ़ा पेड़ होता है ना, उस पे चढ़ना आसान होता है, जो सीधा पेड़ होता है उस पे चढ़ना कठिन होता है। ठीक यही चीज यहाँ पर है। यहाँ आपको अपनी बात विचार रखने हैं, और वो रखना है इस रूप में कि जिसमें कोई मीडियम नहीं है, आप सीधे अपनी बात रख रहे हो। और इंपॉर्टेंट यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज के लिहाज से क्या है कि निबंध आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है। ये आपका व्यक्तित्व परीक्षण होता है, क्योंकि आप किसी सेना बैना किसी को समझा नहीं रहे हो, आप सीधे अपनी बात कह रहे हो। परिणाम क्या होगा? अपनी बात सीधे कहोगे, अगर कहने का ढंग अच्छा है और कहने का ढंग सटीक है, तो जाहिर सी बात है बात अगले तक पहुंचेगी। तो निबंध को शुरू करने का श्रेय पुनर्जागरण के समय मॉन्टेन को जाता है। इसके बाद जो दो लोग और जिनके नाम आते हैं इसमें, एक हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और विशिष्टता ये कि निबंध को लेकर के जो परिभाषाएं बोली जाती हैं, हम उन सभी परिभाषाओं में नहीं जाएंगे। जो सबसे चर्चित परिभाषा है ना, वह सैमुअल जॉनसन जॉनसन की है कि निबंध मन की, यहाँ पे छूट गया है, मन की मुक्त उड़ान है। अब ये जो परिभाषा है, अगर आप पहली बार निबंध से टकरा रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि निबंध मन की मुक्त उड़ान है। ये सबसे चर्चित परिभाषा है निबंध की, ये समझिए। मन की मुक्त उड़ान, इसी में सारी चीजें छिपी हुई हैं। मन की उन्मुक्त उड़ान है, मन की खुली मौज है, ये इन्होंने कहा। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जॉनसन साहब हमें ये कहना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि जिस विषय पर तुम लिख रहे हो, जिस निबंध को जिस विषय के रूप में आपने चुना है, उस विषय पर आपका मन, उस विषय पर आपका मन क्या समझता है, क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, इस बात को तुम उन्मुक्त भाव से, खुले भाव से लिखते चले जाओगे तो ये निबंध बन जाएगा। बात समझ में आई? अर्थात यहां पे विषय जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो सारा चक्कर ही विषय का है, और मैं कह रहा हूं विषय महत्वपूर्ण नहीं है। मैं कौन होता हूं कहने वाला? जॉनसन साहब कह रहे हैं विषय महत्वपूर्ण नहीं है। तो कौन महत्वपूर्ण है? विषयी महत्वपूर्ण है। विषयी कौन? जो लिख रहा है। जो लिख रहा है उसके मन में कुछ विचार होंगे उस विषय को लेकर के, उसके मन में उस विषय को लेकर के कुछ कल्पनाएं होंगी, उस विषय को लेकर के उसके मन में कुछ भावनाएं होंगी। हो सकता है कि उस विषय को लेकर के उसके जीवन के कुछ अनुभव होंगे। अब जॉनसन साहब के हिसाब से निबंध लिखने वाले व्यक्ति के मन में उस विषय को लेकर के जो अनुभव, जो विचार, जो कल्पनाएं, जो भावनाएं आती हैं, उनको वो क्रमशः लिखता चला जाए तो वो एस्से होगा। हम आगे विचार करेंगे, क्योंकि हम उस ढंग से नहीं लिख सकते, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना है चीजें। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है कि निबंध की परिभाषा का मूलभूत तत्व यहां पर है। थोड़ी सी और चीजें भी हैं, हम समझेंगे, लेकिन मूलभूत तत्व क्या है समझिए। मूलभूत तत्व यह है, बेसिक ये है कि निबंध में विषय नहीं, विषय को लिखने वाला महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए आपसे कहा गया कि निबंध यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य सभी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का अनिवार्य अंग होता है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए सीधा सीधा समझिए कि एक पर्सनैलिटी टेस्ट है आपका। ये निबंध आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है कि आप प्रशासनिक परीक्षाओं
प्रशासनिक पदों के उपयुक्त हो कि नहीं, इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका टेस्ट करने का हो सकता है वह निबंध हो सकता है। क्योंकि निबंध में विषय की महत्ता नहीं है, उस विषय पर आपके विचार, आपकी कल्पना, आपके भाव, आपके अनुभव, आपकी सोच, आपके दृष्टांत दृष्टिकोण कैसे हैं, इसकी जांच होनी है। इसीलिए निबंध का कोई भी, आपको कोई निबंध पढ़ाया जाए और उसमें मैं या कोई और दूसरा तीसरा ये कि देखो ये निबंध है, इसमें ये चीज आएगी, हम बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं उतना ही आए, उसके आगे पीछे ना आए, उसके आगे पीछे भी आ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन को लेकर के अपना अनुभव होता है, उस अनुभव के हिसाब से उसके विचार बनते हैं, उन विचारों के हिसाब से एक दृष्टिकोण निर्मित होता है, उसके हिसाब से वो अपने जीवन को संचालित करता है और उसी हिसाब से वो अपने निबंध लिख सकता है। यह बेसिक चीज है निबंध की, कि निबंध में विषय नहीं विषयी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कहा इन्होंने कि यह मन की उन्मुक्त उड़ान है। अब इसमें उन्मुक्त उड़ान कह देने से थोड़ी सी उच्छृंखलता आ जाती है, थोड़ी सी अराजकता आ जाती है कि मन के उन्मुक्त उड़ान कहते हैं तो जो जो मन में आए सो लिखते चले जाएं, फिर निबंध हो जाएगा। ये थोड़ा सा अटपटा भी लगता है कि ऐसा तो फिर कोई बात नहीं हुई कि आपके मन में जो आए जिस चीज के बारे में लिखते चले जाओ। तो इसका एक दूसरा पक्ष जो आया सामने, वह दूसरा पक्ष लेकर के आए फ्रांसिस बेकन, जो कि निबंध की दुनिया के, समझ लीजिए कि आधार स्तंभ हैं, और सचमुच में निबंध को एक साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित करने का काम शुरू भले किया हो मोंटेन ने, लेकिन उसे स्थापित करने का काम फ्रांसिस बेकन के जरिए हुआ। उन्होंने एक नई शैली निबंध में, कि मन की मौज नहीं हो सकती कोई चीज भाई, जब आप साहित्य में लिख रहे हो, किसी विषय पे लिख रहे हो, तो मन की मौज नहीं हो सकती। बच्चे थोड़े ना कि जो मन में आएगा सो कर देंगे। तो वो एक नई चीज लेकर के आए कि भाई ये चीज जो है ना, इसमें विचार होने चाहिए, गंभीर विचारात्मक निबंध होने चाहिए। निबंध में विचार भी हो, निबंध में विश्लेषण भी हो, निबंध में तर्क भी हो, यह चीज भी। और उन्होंने स्वयं लिखकर दिखाया, तो एक नया एस्पेक्ट इस जेनर को लेकर के खुला कि भाई मन की मौज भी है, लेकिन साथ में एक तार्किक विश्लेषण भी है। पक्ष विपक्ष के संबंध में एक द्वंदात्मक, निबंध में दो पक्ष जरूर होंगे, उन दोनों पक्षों के बीच में एक द्वंद, द्वंद का समाहार, ये दोनों चीजें हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली सैमुअल जॉनसन साहब ही ठीक हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि फ्रांसिस बेकन को कि गंभीर विचारात्मक निबंध में इतना गंभीर लिख दो। जैसे आपको हिंदी साहित्य में मैं बताऊं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध लेखन का जो प्रतिमान स्थापित करके गए हैं, जो स्टैंडर्ड सेट करके गए हैं, उन तक आज कोई टच नहीं कर पाया। लेकिन उनके निबंध इतने गंभीर हैं, इतने विचारात्मक हैं, और इतनी गहराई है सोच में कि हम लोग अपने स्टडी पीरियड में ये मजाक करते थे कि यदि दवा खाने से नींद नहीं आ रही है तो चिंतामणि उठा लो, 1-2 पेज के बाद नींद आ जाती है। तो इतना गहरा भी लिखने की, ठीक है वो साहित्यकार हैं, वो लिखेंगे, हमें कहाँ पर चीजें लेनी है, तो हमें थोड़ा सा जॉनसन साहब से भी लेना है, थोड़ा बेकन साहब से भी लेना है, थोड़ा शुक्ल जी से भी लेना है, थोड़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से भी लेना है। मतलब हमें चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है, उसका निचोड़ निकालना है। बेसिक जहां से है कि एक पक्ष कहता है कि विषय के संबंध में मन में जो विचार हैं तुम्हारे, उनको लिख दो। दूसरा पक्ष ये कहता है कि विचारों के साथ विश्लेषण भी दो, तर्क भी दो। तो ये दोनों चीजें बनती हैं। अब जो बेसिक चीज बनती है कि निबंध के केंद्र में क्या है, तो आमतौर पे जब हम लोग निबंध की तैयारी शुरू करते हैं, बच्चे जब निबंध की तैयारी शुरू करते हैं, तो पहले वो मार्केट में जाते हैं, निबंध की कोई किताब खरीदते हैं, उसमें से 10-20 निबंध मिल गए, उसमें से 10-20 विषयों का चयन किया और उन पर अपना एक तैयारी कर ली और बोला कि हम निबंध के लिए तैयार हो गए। बेसिक डिफरेंस या बेसिक गलती जो होती है वो यहीं पर होती है। दुनिया में हजारों लाखों विषय हैं जिन पर निबंध लिखे जा सकते हैं। आप हिंदी साहित्य में जाएंगे तो आप शब्द पर निबंध है, भौं शब्द पर निबंध है,
मिश्रा जी ने लिखा है। अब किसी भी विषय पे आप लिख सकते हो भाई, इसलिए विषय के आधार पे विषय चयन करके और आप निबंध को लिखो या उसकी तैयारी करो। क्या वो सही तरीका है? जवाब है कि बहुत सही तरीका तो नहीं है। नो डाउट विषय का ध्यान हमें रखना होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ज्ञान होगा तभी बाकी चीजें आएंगी। लेकिन प्रश्न ये कि आपके निबंध में क्या चीज होनी चाहिए। तो ध्यान दें, अभी मैंने समझाया कि आपका जो निबंध है वह आपके व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन है। आप एग्जामिनर के सामने बैठे हुए हैं, आप जब कॉपी में लिखिए तो आप ये समझिए, इमेजिन करिए कि एग्जामिनर आपके सामने बैठा हुआ है और वो एग्जामिनर आपको देख रहा है, आपके विचारों को, भावनाओं को समझ रहा है, और तब निबंध लिखिए। क्योंकि निबंध के केंद्र में, ध्यान दीजिए, निबंध के केंद्र में लेखक का व्यक्तित्व होता है। आप जो लिख रहे हैं उसके जरिए आपका व्यक्तित्व आपके एग्जामिनर के सामने होता है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं। वैसे भी जो निबंध लिखा जाता है, जो कि साहित्यिक निबंध, साहित्यिक रचनाएं हैं, उनमें भी यही चीज होती है कि विषय नहीं, लेखक का व्यक्तित्व ही महत्वपूर्ण होता है। यानी जो विषय दिया गया है आपको, जैसे मान लें कि बिहार में पूछा गया, मूस मुटई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। अब ये एक लोकोक्ति है जो कि लोक में प्रचलित है, उनके कुछ अर्थ हैं। प्रश्न ये है कि क्या अर्थ समझाना है? हमारा जवाब होगा कि जी नहीं, अर्थ नहीं समझाना है। मूस मुटई हैं लोढ़ा हुई हैं, जब आप सुनते हो तो आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं इस विषय को लेकर के? आपने सुना तो आपके मन में कौन कौन से भाव पनपे इस विषय को लेकर के? और आपने जब मूस मुटैहें लोढ़ा हुई हैं सुना, तो क्या कोई कल्पना भी उपजी? क्या क्या कुछ नई चीज, कोई नई नया विचार भी आया क्या? दिए गए विषय पर ध्यान से समझिएगा, दिए गए विषय पर लिखने वाला का विचार, लिखने वाले के भाव, लिखने वाले की कल्पना, इन तीन चीजों को चेक करता है एग्जामिनर कि जो चीज लिखी गई है उसमें लिखने वाले के विचार कितने संतुलित हैं, भाव कितने संतुलित हैं, कल्पना कितनी इनोवेटिव है, कल्पना कितनी रियलिस्टिक है। इन सब चीजों को देखा जाता है। तो जब भी आप निबंध लिखो, लिखने बैठो, तो इस बेसिक को दिमाग में लेके चलो कि इसमें तुम्हारे विषय का विवरण नहीं आना है। वो आएगा क्योंकि विषय के विवरण के हिसाब से ही आपका व्यक्तित्व परिलक्षित होगा। लेकिन मूल क्या है कि विषय का विवरण नहीं, उस विषय पर आपके विचार आने हैं। इसीलिए एक निबंध को 100 तरीके से 100 लोग लिखते हैं और सभी सही हो सकते हैं। यह भी ध्यान है, सभी सही हो सकते हैं और 100 लोगों को हो सकता है कि 100 में 60, 65, 70 तक मार्क्स मिल जाए। हालांकि किसी का कुछ मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में आपका परीक्षण विषय को लेकर हो ही नहीं रहा। आपका परीक्षण आपके व्यक्तित्व को लेकर के हो रहा है कि उस विषय पर आपका व्यक्तित्व कहां तक जा रहा है, आपके चिंतन में गहराई कितनी है, आपके विचारों में उत्कृष्टता कितनी है, आपके भावों में उभार कितना है, आपकी कल्पना में इनोवेशन कितना है। यह चीज देखी जाती है। इसलिए निबंध लिखने के समय में इस विशिष्ट चीज का ध्यान रखें कि ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। यह निबंध की सबसे उपयुक्त परिभाषा होती है, या हो सकती है, कहते हैं हो सकती है कि निबंध वह कोई भी साहित्यिक रचना है जिसमें लेखक का व्यक्तित्व उसके विचारों के रूप में, भावों के रूप में, कल्पनाओं के रूप में झलकता हो। अब जो निबंध हमने लिखने हैं और उसमें, अब जाहिर सी बात है कि निबंध के केंद्र में लेखक होगा, तो हर व्यक्ति के बात को प्रस्तुत करने की शैली अलग अलग होती है। हर व्यक्ति अलग अलग शैली में प्रस्तुत करेगा चीजों को। तो जो निबंध के लेखन की शैलियां समय के साथ 1580 से लेकर अब तक डेवलप हुई हैं, लमसम कुल मिलाकर के कितनी शैलियों में निबंध लिखा जाता है, हम उसकी थोड़ी सी, अब धीरे धीरे हम लोग अपने विषय के अंदर घुस रहे हैं कि निबंध लेखन में पहला जो
सेक्शन बनता है इनिशिएटिव, वो है वर्णनात्मक, अर्थात डिस्क्रिप्टिव। जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, कक्षा 4, 5, 6 में, तो हमसे जो लिखवाया जाता है निबंध, कि गाय पर निबंध लिखो, मेरी फैमिली पे निबंध लिखो, मेरी स्टेशन यात्रा पर निबंध लिखो, पिकनिक पर निबंध लिखो, उस निबंध में आपसे ये कोशिश कराई जाती है कि आप जो चीज देख रहे हो उसको एज इट इज लिख दो। अर्थात आपको कौन कौन सी विशेषताएं उस चीज में दिखती हैं, उनको एज इट इज जब लिख देते हो, तो यह लेखन की जो शैली होती है वो कहलाती है वर्णनात्मक लेखन शैली। जैसे भारत में शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जिसने गाय पर लेख ना लिखा हो। तो जब आप गाय पर लेख लिखते हो तो क्या लिखते हो कि भाई गाय हमारी माता होती है, इसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, दूध देती है, दूध खा के हम मोटे होते हैं, वगैरह वगैरह, यही लिखते हो। अर्थात गाय को देखकर, उनके कामों को देखकर जो जो आपने देखा उसे ज्यों का त्यों लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा? वर्णनात्मक शैली में लेखन। तो शुरुआत जब होती है हमारी चीजों को पकड़ने की, तो वहां पर हम इसी को पकड़ते हैं कि पहले जो मूर्त रूप में चीजें नजर आ रही हैं उनको ज्यों का त्यों लिख पाते हैं कि नहीं। जब हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हम कल्पना प्रधान निबंध पर आ जाते हैं। कल्पना प्रधान निबंध का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा विचार को और उद्दीप्त किया जाता है, कि वर्णन देख लिया, कुछ आगे बच्चा सोच ले रहा है कि नहीं। जैसे मान ले कि मेरे सपनों का भारत, अब इस पे आपसे लिखवाया जाएगा, लिखो मेरे सपनों का भारत। उसमें आप भारत को किस रूप में सोच सकते हो, लिखो। क्या होता यदि गांधी ना होते? अब यहां पे गांधी के बारे में जानकारियां आपके पास हैं। प्रश्न ये होता है कि अगर गांधी ना होते तो क्या क्या चीजें होती, इस पर लिखो। या यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ये जो विषय हैं ये आपके कल्पना को उद्दीप्त करते हैं और आप कितना बेहतर भविष्य को सोच सकते हो। तो कल्पना कैसे उभरती है? आपके वर्तमान में जो चीजें मौजूद हैं उन्हीं चीजों के आधार पे आप भविष्य के बारे में कुछ चीजें सोचते हो, कुछ प्लान करते हो, जिसे हम कल्पना कहते हैं। तो दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा कल्पना प्रधान निबंधों का। अब इससे आगे बढ़ने पर थोड़ी सी गहराई आ जाती है विचारों में। जब आप कॉलेज लेवल तक पहुंच गए तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो देखा, जो कल्पना की, उस पर कोई माइंडसेट बना कि नहीं आप में, उससे कुछ विचार पनपे कि नहीं आप में। तो उस आधार पे विचारात्मक निबंध आते हैं। जैसे मान लीजिए कि नारी सिर्फ नारी ही नहीं है। अब यहां पर नारी को लेकर के आपके पास इंफॉर्मेशन है, नारी को लेकर के विचार क्या है आपके, इस पर प्रश्न है। नारी सिर्फ नारी ही नहीं है, में नारी 2 जगह है। इस 2 जगह का एक ही अर्थ है कि कुछ और अर्थ है? उस अर्थ की गहराई को पकड़ पा रहे हो कि नहीं तुम? नारी के संबंध में तुम्हारे विचार कैसे बन रहे हैं? कहीं पर गरीबी, हर जगह समृद्धि के लिए खतरा है। अब ये अटपटा लग सकता है, भाई गरीबी हो सोमालिया में हमारी समृद्धि के लिए, भारत की समृद्धि के लिए कैसे खतरा है, लेकिन निबंध कह रहा है कि है। या भारत में हो गरीबी, अमेरिका की समृद्धि के लिए कैसे खतरा है, लेकिन निबंध कह रहा है कि है। अब यहां पर आपके विचारों का परीक्षण होगा कि कहीं पर गरीबी, हर जगह समृद्धि के लिए खतरा कैसे हो सकती है। तो यहां पर सिर्फ तथ्यों को रख देने भर से काम नहीं चलेगा, वर्णन दे देने भर से काम नहीं चलेगा। आपको अपने विचार देने होंगे। या फिर ये पश्चिमीकरण है, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण समानार्थी नहीं है। पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण 2 अवधारणाएं हैं, 2 शैलियां हैं जीवन की। क्या उनको आप जानते हो? क्या उनको आप समझ पाते हो? तो तीसरा जो चरण है, और ध्यान ये रखना है हमको कि हमें जो काम दिया गया है यूपीएससी बीपीएससी लेवल पर, उसमें
मूलतः वर्णनात्मक नहीं आते, कभी कभी कुछ कल्पना प्रधान निबंध आ जाते हैं, लेकिन अब लगभग वह भी आना बंद हो गए हैं। जहां से हमारी तैयारी शुरू होनी है या जहां हमें टकराना है वो ये वाला है कि अधिकतम विचारात्मक निबंध मिलेंगे, और इसका ही एक लेवल और अप हो जाता है और ऊपर हो जाता है जब हम अमूर्त विषयों पर आधारित निबंधों पर आते हैं। अब देखिए, जो विचारात्मक निबंध हैं उनमें कुछ तो संकेत होते हैं लिखने के। आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण समानार्थी नहीं है, तो कम से कम हमारे सामने दो संकेत हैं कि आधुनिकीकरण क्या है, पश्चिमीकरण क्या है, उन दोनों में समानताएं क्या हैं, उनमें अंतर क्या है, क्यों कह रहा है कि समानार्थी नहीं है, अर्थात अंतरों पे जोर ज्यादा देना है। अर्थात हमारे पास विषय को लेकर कुछ संकेत मौजूद हैं, किंतु जब उसका लेवल अप होता है तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का अर्थ यह कि जिन चीजों को हम अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम सिर्फ अपनी बुद्धि और चिंतन के आधार पर हम उसके विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, उनको हम कहते हैं अमूर्त विषय, एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट। और ये जो है यूपीएससी तो पूरा का पूरा वही पूछ रहा है, अपने बीपीएससी में भी ये पैटर्न है अमूर्त विषयों का। अब इसमें क्या होता है ना कि ये ओपन एंडेड एसेज होते हैं। अब ध्यान दें, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। अब छप्पर का क्या अर्थ ले रहे हो आप, मरम्मत करने का क्या अर्थ ले रहे हो आप, और धूप के खिलने का क्या अर्थ ले रहे हो आप, ये आप जानो। परीक्षक ने आपको ओपन एंडेड दे दिया, आप जो आपका दिमाग जिस विचार बिंदु तक दौड़ पाता है, छप्पर को लेकर, मरम्मत करने को लेकर, धूप खिलने को लेकर के, जहां तक सोच सकते हो सोचो। अब यहां पर चुनौती बड़ी हो जाती है, क्योंकि यहां पर कोई विषय संकेत नहीं है भाई। आप इस विषय को जितने विषयों से जोड़ सकते हो जोड़ लो। यहां पर आपकी डेप्थ आती है थिंकिंग की, कि आप कितने डेप्थली चीजों को, डीपली चीजों को सोच सकते हो, चीजों का आपस में संबंध कितना बेहतर तरीके से बना सकते हो। तो ये जो अमूर्त चिंतन है वह मूर्त चिंतन के बाद आता है। अर्थात अगर आपने वर्णनात्मक, कल्पना प्रधान या फिर विचारात्मक निबंधों पर बढ़िया प्रैक्टिस करी है, उस पर आपने अपना एक फ्लो मेंटेन किया हुआ है, तो फिर धीरे धीरे आप शिफ्ट हो सकते हो अमूर्त विषयों पर और उस पर भी अच्छा लिख सकते हो। लेकिन यदि आप शुरू में ही इसको उठा लोगे तो लर्निंग का प्रोसेस जो होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं। तो आपको पहले विचारात्मक निबंधों पर अपनी पकड़ बनानी होती है, तब जाके आप अमूर्त विषयों पर कुछ पहुंच पाते हो, कुछ सोच पाते हो। अन्यथा इन विषयों में क्या होता है कि भूमिका भी नहीं लिखा पाती है, स्थिति ये हो जाती है। उसी तरह देखें, यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता, बल्कि उसकी पुष्टि करता है। अब यहां पर एक सिद्धांत है, यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं है। वस्तुतः जो आदर्श हासिल हो जाए वही यथार्थ होता है, जो कि आदर्श कभी हासिल नहीं होता। तो यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता, लेकिन आदर्श की पुष्टि जरूर करता है। अर्थात हमने जैसा सोचा वैसी जिंदगी हमें मिले न मिले, हमने जब कोशिश करी तो उस जिंदगी के करीब तक हम जरूर पहुंच गए, भले पूरी ना मिली। तो अब यह चीज, यह विषय आपको यदि समझ में, अब बात जैसे मैंने दो लाइन बोली, हो सकता है कि ये दो लाइन आपके दिमाग में आए, उसके बाद भी तो लिखना है आपको।
अगर आप यूपीएससी में लिख रहे हो तो 1200 शब्द लिखने हैं, यूपी पीसीएस में लिख रहे हो 700 शब्द लिखने हैं, बीपीएससी में लिख रहे हो 800 शब्द लिखने हैं, तो 2-4 लाइन से तो काम चलना नहीं है भाई। आपके पास विचार प्रक्रिया होना चाहिए, पूरी विचार प्रक्रिया होगी तब जाकर के चीजों को आप एलॉबरेट कर पाओगे। उसी तरह देखें, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच एक लंबा सफर ही जीवन है। अब जीवन की इतनी खूबसूरत परिभाषा हो ही नहीं सकती, इससे बेहतर कोई परिभाषा। मनुष्य के रूप में पैदा हुए, मानवता हम में आई कि नहीं आई? अगर आ गई तो हम इंसान हुए, अगर नहीं आई तो फिर हम इंसान नहीं है, फिर हमने जीवन जिया ही नहीं। अब ये जो विषय हैं, इन विषयों में ना पॉलिटी है, ना इकोनॉमी है, ना ज्योग्राफी है, ना हिस्ट्री है। ये सभी क्या है? जीवन के दर्शन हैं। और दर्शन डेप्थ की थिंकिंग से आता है। उसको अब आपको अपने भीतर उसको उतारना होगा। और चुनौती क्या है कि कमीशन लगातार इन विषयों की तरफ बढ़ रहा है। लगातार इन विषयों की तरफ बढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि वह अपेक्षा कर रहा है आपसे कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से अमूर्त चिंतन की तरफ जाएं। आपको प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बैठना है, तो आपके सामने फैक्ट एंड फाइल आएगा, तभी आप जस्टिस करेंगे, तभी आप डिसीजन लेंगे। ऐसे काम नहीं होना है। कुछ चीजें आप अपने इंसाइट से, अपनी डेप्थ थिंकिंग से आपको अराइज करनी होंगी और इम्प्लीमेंट करना होगा। और वो चीज तभी आएगी जब आप में इस किस्म की थिंकिंग होगी। अब एक प्रश्न यहां पर कि आप निबंध और आर्टिकल, एस्से और आर्टिकल, ये दोनों क्या समानार्थी हैं? अर्थात जो अखबारों में संपादकीय पेज निकलते हैं, हम लोग सलाह भी देते हैं कि आप उसे जरूर पढ़िए, और अभी भी दे रहे हैं कि आप उसे जरूर पढ़िए। हम आगे एग्जाम्पल भी कोट करेंगे वहां से। क्या ये दोनों एक ही हैं? तो देखिए, लगभग लगभग एक है। लगभग लगभग, थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस फॉर्मेटिंग का होता है। ध्यान देंगे, अभी आपको कहा गया कि निबंध में, जब आप निबंध लिख रहे हो तो निबंध में आप महत्वपूर्ण हो, अर्थात सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। आपके विचार जांचे जाएंगे, आपकी भावना जांची जाएगी। विषय क्या है ये नहीं जांचा जाएगा। वो दो आपके पेपर हैं, उस पेपर में आपको विषय में कितना ज्ञान है वो जांचा जा चुका है। इसमें नहीं जांचा जाएगा कि विषय की जानकारी कितनी है, उस विषय पर आपकी सोच क्या है, ये जांचा जाएगा। लेकिन जब आप आर्टिकल पढ़ते हो तो इस आर्टिकल में ध्यान दें कि सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान ले कि भारत चीन संबंधों पर अभी एससीओ की सबमिट हुई है, उस पर कोई आर्टिकल आएगा तो उस विषय का विवेचन होगा। उसमें हर किसी का है कि जो आर्टिकल आपको आपके तमाम मैगजीन्स में या फिर आप संपादकीय में मिलते हैं, वह किसी न किसी विषय का विवेचन होते हैं। विषय का विवेचन है तो वहां विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। उसको समग्र रूप से रखना लेखक का दायित्व होता है। निबंध में विषय को समग्र रूप से रखना लेखक का दायित्व नहीं है। विषय की जगह लेखक को समग्र रूप से उस विषय के बारे में अपने विचार, अपनी कल्पना, अपने भाव रखना लेखक का दायित्व है। परिणाम ये होता है कि जब एस्से लिखा जाता है तो एस्से में भाई हम अपनी निजी चीजें लिख सकते हैं। दरअसल निजी का ही प्रेक्षण है, वो प्रक्षेपण है, सॉरी, आपके निजी सोच का, निजी भावना का प्रक्षेपण है, निजी अनुभवों का प्रक्षेपण है। तो जब एस्से लिख रहे होते हैं ना, तो एस्से में आप समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इसमें आत्मीयता की जरूरत होती है। आप अपनी बात लिख रहे होते हो, अपने विचार लिख रहे होते हो। जब आप आर्टिकल पढ़ते हो तो आर्टिकल में लेखक को अपना व्यक्तित्व, अपना विचार अलग करना होता है और विषय पर बोलना होता है।
अर्थात इसमें तटस्थता जरूरी होती है। ये बहुत बड़ा भेद है आर्टिकल और इसमें, कि आपको तटस्थ होना होता है। आर्टिकल लिख रहे हो तो इसमें तटस्थता आवश्यक होती है, आपको विषय में इन्वॉल्व नहीं होना, और इसमें इन्वॉल्व होना ही होना है। तो एस्से में आत्मीयता होती है, जबकि आर्टिकल में तटस्थता होती है। तीसरी चीज क्या, कि आर्टिकल आमतौर पे जो आपको अखबारों में मिलते हैं वो किसी न किसी समसामयिक विषय पे होते हैं, करंट अफेयर्स के विषय पे होते हैं, है ना, वो भी जरूरी है। लेकिन एस्से के लिए कोई जरूरी नहीं कि करंट अफेयर का विषय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। जैसे अभी आपने देखा कि भाई नारी सिर्फ नारी ही नहीं है, यह विषय आप कह सकते हो कि समसामयिक है। यह विषय कह सकते हो कि आज से 50,000 साल पहले भी तो यह प्रश्न रहा होगा, आज से 50 साल बाद भी रहेगा। तो आमतौर पर जो एस्से होता है वो अभी मैंने आपको बताया कि भावों पर एस्से लिखा गया, आप एक शब्द पर एस्से है, संभवतः प्रताप नारायण मिश्र का है, आप पर, आप शब्द पर, इतना खूबसूरत कि पढ़ते पढ़ते मतलब आप मुग्ध हो जाओगे, इतना खूबसूरत। और शब्द मतलब विषय क्या है, आप उस पे लिखा है उन्होंने। तो इसमें एस्से में समसामयिकता का कोई बहुत मतलब नहीं होता, लेकिन जो आर्टिकल्स आते हैं वो समसामयिक होते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या अगर एस्से की फॉर्मेटिंग ऐसी आ रही है तो इसका अर्थ ये होगा कि भाई हम आर्टिकल ना पढ़ें? बिल्कुल पढ़िए, ना पढ़ने का प्रश्न नहीं है। जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो विचार नहीं होगा, विश्लेषण नहीं होगा, तर्क नहीं होगा, और जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो विचार नहीं बनेंगे, भाव नहीं बनेंगे। इसलिए उनकी महत्ता है, बस उसके अंतर को समझाना दायित्व था कि इन दोनों के बीच के अंतर को आप समझो, उद्देश्य इतना ही था। अब यहां से हम आते हैं कि निबंध लेखन में कमीशन आपसे क्या मांग करता है। मैं बीपीएससी पर सबसे लास्ट में आऊंगा, पहले ये समझें कि यूपीएससी निबंध में अपने प्रतिभागियों से क्या चीज मांगता है। पहली चीज है विषय से निकटता, क्लिप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। आपका जो निबंध जांचा जाएगा उसमें 4 बिंदुओं की परीक्षा होगी, और ध्यान ये देंगे कि ये जो 4 बिंदु हैं ये सिर्फ यूपीएससी जांचता हो ऐसा नहीं है। जिस किसी कमीशन में भी एसए का पेपर है, जांचने वाले लोग कमोबेश वही होते हैं, वही घूम घूम के जांचते हैं। तो जांचने का तरीका सेम होगा, लिखने का भले अलग हो। अर्थात जिस पैरामीटर पे आपको मार्क्स मिलेंगे उसमें का पैरामीटर, भले भी पीएससी ने अपने यहां ये पैरामीटर बताया नहीं है लेकिन जांचा इसी पैरामीटर पर जाएगा, इसलिए हम इसको लेकर के चल रहे हैं। पहला जो संबंध है वो है विषय से निकटता। अब तो आप कहेंगे कि अभी तक मैं लंबा चौड़ा भाषण दिया है कि विषय से मतलब ही नहीं है, फिर विषय से निकटता पहला ही है। देखिए, जिस निबंध की या निबंध के स्वरूप की बात आपसे हो रही थी वह एक साहित्यिक विधा है। आपको तो साहित्य अकादमी अवार्ड पाना नहीं है, ज्ञानपीठ अवार्ड पाना नहीं है, आपको क्या पाना है? जिस पोस्ट के लिए आपने सपने देखे हैं वो पोस्ट पाना है। और वहां पर चूंकि ये एकेडमिक ही कह सकते हो ना कि ये एकेडमिक एस्से है, तो यहां पर हम विषय को बिल्कुल अवॉइड करके चल नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, कि अगर वो साहित्यिक विधा के रूप में ही हो, आप निबंध पर कोई ग्रंथ ही लिख मारो, वहां भी यह चीज तो देखी जाएगी ना। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आप पे लिखना, आप विषय है निबंध का, तो आप, मैंने कहा कि बहुत खूबसूरत लिखा है, कभी पढ़ के देखिएगा आप। अब वो खूबसूरती कहां से आई? आप से जुड़ी हुई चीजों को ही लिखा तब ना आई। अब प्रश्न ये कि विषय से निकटता मेंटेन कैसे होती है? होता क्या है, आपने महसूस भी किया होगा लिखते वक्त, कि लिखते जा रहे हैं, लिखते लिखते कब बहक के किधर निकल गए पता नहीं चलता है, और जहां आप विषय से भटके वहां से मार्क्स आपके कटने शुरू हो जाएंगे। तो जो विषय आपको दिया गया है उस विषय पर आप कितना बेहतर तरीके से उस विषय के दायरे में रह करके चीजों को एलोबरेट कर पा रहे हो, यह पहली शर्त है जिस पर आपकी जांच होगी, कि विषय से बहके तो नहीं।
अब विषय के निकट कैसे आएंगे हम आगे इसी में बात करने वाले हैं, लेकिन पहले इन चार चीजों को समझ लें। दूसरी चीज है विचारों की क्रमबद्धता, टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन। ऑर्डरली फैशन, ये दूसरी शर्त है जिस पर आपकी कॉपी जांची जाएगी। विचारों की क्रमबद्धता। विचारों की क्रमबद्धता का मतलब क्या होता है समझिए। जो बात आप रख रहे हो उस बात में एक लाइन के बाद जब दूसरी लाइन आती है तो ऐसा ना लगे कि ये कहां से आ गया। अर्थात विचारों की क्रमबद्धता का अर्थ पंक्ति से पंक्ति के बीच का संबंध। अर्थात एक पैराग्राफ में आपने अगर मान लीजिए कि 8 पंक्तियां लिखी हैं तो आठों पंक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तब विचार पर उतरेगा पाठक धीरे धीरे। और जब आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो ऐसा ना लगे कि किसी अभी क्या बात कर रहे थे अब किस बात पे आ गए। एक पैराग्राफ एक कारण होना चाहिए तो दूसरा पैराग्राफ उसका परिणाम होना चाहिए। जब इस तरह से आपके वाक्यों में कसावट होगी और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पर उतरते हुए पढ़ने वाला व्यक्ति आपकी विचार श्रृंखला के साथ उतरता चला जाएगा, इसे कहते हैं फ्लो या क्रमबद्धता या लेखन में प्रवाह। यह तब आता है जब हमने अपने विचारों को सिस्टमेटिकली अरेंज किया हो। सिस्टमेटिकली अरेंज करने का मतलब क्या कि दिया गया जो विषय है हमारा, एक पैराग्राफ में हमने कारण लिखा, दूसरे में हमने उसका परिणाम लिख दिया, तीसरे में फिर कारण लिख रहे हैं, चौथे में फिर परिणाम लिख रहे हैं। ऐसे नहीं करना है भाई। आप पहले से तय कर लो कि हमें 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ कारण पे देने हैं, 5 पैराग्राफ हमें उसके प्रभाव पे देने हैं, 6 पैराग्राफ परिणाम पर देने हैं। फिर क्या प्रभाव क्या परिणाम, आप फिर उसको अरेंज करो कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये क्रमशः आएगा। यह जो क्रमशः होने का भाव है अर्थात विचार पक्ष पर धीरे धीरे उतरते आप चले जाओ और अपने पाठक को, आपका पाठक कौन है, साधारण व्यक्ति नहीं है भाई, परीक्षक है, आपका एग्जामिनर है, उसे न लगे कि क्या अटपटी बात कह दी, अभी क्या बोल रहा था, अभी क्या बोल रहा है, कोई ठीक ही नहीं है। तो आपके विचारों में क्रमबद्धता जांची जाएगी कि जो लिखा उसे सिस्टमेटिकली अरेंज करके लिखा कि नहीं। तीसरी चीज संक्षिप्तता। संक्षिप्तता, अब ध्यान दें, टू राइट कंसाइसली। तीसरा जो पैरामीटर देता है यूपीएससी, वो कहता है कि आपका जो एस्से होना चाहिए वो कंसाइस होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। अब बड़ी गहरी बात है यहां पर कि संक्षिप्तता कब आती है, आपके लेखन में संक्षिप्तता कब आती है, आपके सोच में संक्षिप्तता कब आती है। आपके इंटरव्यू के दौरान भी इसकी बड़ी महिमा होती है ना, कि आप चीजों को एकदम टू द पॉइंट रख पाते हो कि नहीं। यहां टू द पॉइंट नहीं रखना है, लेकिन ध्यान देंगे कि संक्षिप्तता वह गुण है जो विस्तृत अध्ययन के बाद आती है। आपने किसी विषय को लेकर के 4 ही पॉइंट पढ़ा है तो क्या संक्षिप्त करिएगा आप तो घुमा फिरा के उसी बात को इधर से उधर करिएगा। संक्षिप्तता कब आएगी, जब सर्वांग पढ़ा है तो आप उसमें से मोती निकाल पाओगे कि भाई ये वाली चीज है और ये मुख्य रूप से है, इसको दे देना है। तो जो विषय आप एलोबरेट कर रहे हो निबंध के रूप में, उसमें अगली जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वह होगी संक्षिप्तता। और ध्यान रहे कि संक्षिप्तता के लिए गहन अध्ययन जरूरी होता है। मैं वार्न कर रहा हूं कि संक्षिप्तता संक्षिप्तता से नहीं विस्तृत अध्ययन से आती है। अगली चीज, एक चीज इसमें छूट गई है। अगली चीज जो कि यूपीएससी कहता है कि होना चाहिए वो है प्रभावशाली और सटीक अभिव्यक्ति। प्रभावशाली और सटीक अभिव्यक्ति।
जब अभिव्यक्तियां सटीक होंगी तो वो अपने आप प्रभावशाली हो जाती हैं। ध्यान से समझें, आप जो लिख रहे हो वो लिखने का ढंग इतना इंप्रेसिव होना चाहिए कि पढ़ने वाला, और आपका पढ़ने वाला फिर मैं कह रहा हूं साधारण नहीं है, आपका एग्जामिनर है, बूढ़े बुजुर्ग लोग जांचते हैं कॉपियां, वो अचानक से प्रभावित हो, यार क्या बात लिखी है। लिखने का ढंग प्रभावशाली हो, और लिखने के ढंग में सटीकता का अर्थ क्या है कि जो हम लिखना चाहते हैं वह लिख पाए कि नहीं, जो लिखना चाहते हैं वही लिखा जाए और वो एग्जैक्ट लिखा जाए। तो प्रभावशाली और सटीक अभिव्यक्ति जो है, यह आपकी भाषा शैली का वो होगा कि आप में भाषा पर भाषाई पकड़ कितनी है, बात को कहने का ढंग कैसा है। एक ही बात है, उसे कहने के ढंग पर उसके अर्थ में अनर्थ भी हो जाता है और अर्थ बढ़ करके सुपर अर्थ में बदल जाता है। तो कहने का ढंग क्या होगा, ये चार चीजें आपको ध्यान दें। विषय से यदि आप निकट हो, अपने विचारों को क्रमबद्धता से रखा है, विचारों को संक्षिप्तता से रखा है, और जो लिखा है वो बेहद प्रभावशाली है, और जो लिखा है वही लिखना चाहिए, और वो एग्जैक्ट गया है, तो आपको मार्क्स मिलते हैं। ये चार पैरामीटर हैं जो कहीं भी जब आपकी कॉपी चेक की जाएगी तो ये देखा जाएगा। भले आपके बीपीएससी के सिलेबस में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि ये पैरामीटर है। अब थोड़ी सी चर्चा हम यूपी पीसीएस के सिलेबस की कर लें कि यूपी पीसीएस के सिलेबस, अब आप ये कहेंगे कि मैं बीपीएससी पर मुझे बोलना था, मैं आपको यूपीएससी पर घुमा रहा हूं, यूपी पीसीएस पे घुमा रहा हूं, ऐसा क्यों है? उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि बीपीएससी ने अपने सिलेबस में जब सिलेबस चेंज किया, निबंध का पेपर शामिल किया, तो जो एकमात्र सूचना हमें दी पैटर्न को लेकर के, वह सूचना बस यह थी कि बिहार के लोकोक्तियों मुहावरों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा हम कहां से पूछेंगे, कुछ नहीं बताया। अब हमें गेस करना है कि बाकी वो कहां से पूछेगा। तो फिर प्रश्न तो आएगा ना कि भाई कहां से पूछेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो पहले से कमीशन इस पर काम कर रहे हैं, यानी जहां पहले से निबंध का पेपर है, हम वहां से कुछ गाइडलाइन लेंगे। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण क्या है कि बीपीएससी की आदत आप सभी परीक्षार्थी जानते होंगे, वो पीटी हो मेंस हो दोनों में। पीटी में भी हम लोग सलाह देते हैं बच्चों को कि भाई जब तुम देने जा रहे हो, अभी परीक्षा होनी है, तो इस साल जितनी परीक्षाएं हुई हैं, वो रेलवे की हो, एसएससी को हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, सबका पेपर देख के जाओ, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से उठा के टिप के डाल दिया जाता है। मेंस में भी यह प्रवृत्ति रहती है कि यूपीएससी के प्रश्न कॉमा फुल स्टॉप सहित आपको उठा करके डाल दिए गए। तो जब उनमें इनमें दोनों में है, तो निबंध में भी तो संभावना बनती है कि कहीं ना कहीं से उधर से प्रेरणा तो बीपीएससी लेगा ही लेगा। इन दो कारणों से हमने पहले यूपीएससी के सिलेबस को डिस्कस किया, फिर अब यूपी पीसीएस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यूपीएससी का सिलेबस इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि लेखन के टेक्निक में जरूरी क्या है यह समझा जाए, और यूपीएससी का सिलेबस इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि विषय के दृष्टिकोण से विविधता कितनी है, विस्तार कितना है, इसको समझ लिया जाए। तो आपके सामने ये यूपी पीसीएस का सिलेबस है। इसमें इसने 3 खंड में, जैसे आपका 3 खंड है वैसे यहां भी 3 खंड है, खंड एबीसी। और इसने क्लियर किया हुआ है कि पहला खंड जो होगा उसमें हम साहित्य और संस्कृति से, सामाजिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से प्रश्न रखेंगे, यानी निबंध देंगे। खंड बी में इसने कहा है कि विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से, आर्थिक क्षेत्र से, कृषि, उद्योग और व्यापार से हम प्रश्न रखेंगे। और खंड सी में इसने कहा है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और परियोजनाओं, इन पर हम देंगे। तो यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले लड़के के सामने एक स्पष्ट दिशा है कि भाई 3 खंड है, इस 3 खंड में इन इन विषयों पर निबंध आना है, तो तैयारी थोड़ी आसान हो जाती है कि भाई विषय स्पष्ट है,
तो उस पर हम कुछ चीजें पहले से तैयार कर सकते हैं, तैयार करके जा सकते हैं। बीपीएससी के संदर्भ में दिक्कत यह है कि बीपीएससी ने ऐसा कोई विभाजन नहीं किया। हालांकि आपका निबंध का जो पेपर आ रहा है वह पेपर तो 3 ही खंड में है। उसमें खंड सी के लिए उसने कहा है कि बिहार की लोकोक्तियों मुहावरों से प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद बाकी 2 खंड में क्या पूछेंगे ये बताया नहीं गया। अब भाई हमारे सामने 3 पेपर हैं। एक तो हमारे सामने ये है कि भाई एक इस तरह का वेल अरेंज्ड अगर सिलेबस हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन वो तो बीपीएससी मेंस का ही वेल अरेंज्ड नहीं है पूरा का पूरा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे नसीब में ऐसा ही सिलेबस है। अब उसमें से हमें अपने लिए जो पिछले 3 पेपर हुए हैं उन 3 पेपर से हम अपने लिए विषय का चयन कैसे कर लें। अर्थात कुछ तो स्ट्रेटजी बनानी होगी। ठीक है कि विषय महत्वपूर्ण है, विषय महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन बिना विषय के विषय भी तो नहीं होता। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ अपने पास एक खाका लेके चलना होगा ना कि हम किन किन विषयों को कवर करें। तो हमारे तीनों खंड से 3 प्रश्न तो बन जाएंगे, आसानी से खूबसूरती से बन जाएंगे। एक तो खैर चलिए, एक खंड जो आपका है विशेष करके जो लोकोक्तियों मुहावरों वाला है, तो हालांकि बच्चे उसको लेकर के ज्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है बीपीएससी में विशेष करके कि आप लोकोक्तियों मुहावरों वाले खंड को लेकर के बहुत चिंतित रहते हो कि ये कैसे लिखा जाएगा। मेरा ये कहना है कि पहले ऊपर के 2 खंडों को लेकर के चिंतित हो जाओ, क्योंकि नीचे का जो खंड है वो अमूर्त विषय है। अभी मैंने आपको समझाया कि जब तक मूर्त विषयों पे थिंकिंग का थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होता है, अमूर्त विषयों पे आप लिख नहीं पाओगे। तो पहले आपको काम करना है जो मूर्त विषय है, जो कंक्रीट सब्जेक्ट है, जिसमें कुछ इमेज आपके दिमाग में है, पहले उन पर काम कर लो, उन पर कुछ चीजें कर लो, उन पर 20-25 ऐसे अपने से लिख लो, उन पर भूमिका निष्कर्ष लिखने की प्रैक्टिस अलग से अपने से कर लो 30-35-40 तक। तो आओ उस पर, अगले वाले पर, जिसे कि लोकोक्तियां मुहावरा खंड कहते हैं। चूंकि वह अमूर्त है, वो फिलॉसफिकल है, तो उस पे थोड़ी स्पेशल तो मांग आपसे है। लेकिन पहले ये तय कर लें हम कि कुल मिला के अभी तक जो ऐसे के पेपर हुए हैं उससे बीपीएससी ने कितने विषयों को या कितने विषय क्षेत्रों को टच किया हुआ है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद अगले पर आते हैं। अब देखें, निबंध में बीपीएससी जो हमसे मांग रहा है, आप देखें कि पहला खंड जो बनेगा हमारा, जहां पर हमें काम करना होगा, वो है साहित्य, कला और संस्कृति। और ध्यान दें कि किसी भी कमीशन में एक खंड ये होता ही होता है ना। कहीं भी प्रश्न बनेगा ऐसे का तो एक खंड ये टच किया ही जाता है। अब इसमें प्रश्न जो पूछे गए हैं वो किस किस रूप में है, तो ध्यान दें कि साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का एक रूप भी है। अर्थात पहला जो प्रश्न है वो साहित्य पर है। दूसरा प्रश्न जो है उत्कृष्ट कला हमारे अनुभवों को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है, यह कला पर प्रश्न हो गया, है ना। हम इतिहास निर्माता नहीं बल्कि इतिहास द्वारा निर्मित हैं, यह संस्कृति का प्रश्न हो गया, इतिहास का, है ना। आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व, ये क्या हो गया, योग पूछा जा रहा है आपसे, अर्थात ये आपके संस्कृति से संबंधित है। विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है, यह भी आपके पर्टिकुलर संस्कृति से संबंधित चीज है। तो एक विषय हम डिसाइड कर सकते हैं, हम इस पर क्या लिखा जाएगा इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, कैसे लिखा जाएगा चर्चा नहीं कर रहे हैं, विषय कैसे पिक करें कि कहां से आ सकते हैं प्रश्न, ये बीपीएससी के पूछे गए प्रश्न हैं। तो एक विषय हमारा साहित्य, कला और संस्कृति हो सकता है जिस पर कि हम काम करें, कुछ कुछ चीजें, कुछ मैटर कलेक्ट करें या लिखने का अभ्यास करें, एक विषय ये होगा। दूसरा सामाजिक विषय। अब देखें, सामाजिक विषय के रूप में ये
दूसरा खंड है जिस पर कि बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है, कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनैतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, नई शिक्षा नीति 2023 के फायदे नुकसान, शिथिल कानून व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। तो आप देख रहे हो कि सामाजिक विषयों में दो विषय अब तक पूछे गए हैं, मेनली शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। तो एक दिशा तो हमको मिल ही जाती है कि अगर ये दो विषय सामाजिक विषयों में लिए गए हैं अब तक, तो बाकी में और क्या क्या विषय हो सकता है जो भविष्य में पूछा जा सकता है। अर्थात अब जब शिक्षा और महिला सशक्तिकरण हो गया तो उसके बाद स्वास्थ्य पे प्रश्न हो सकता है, उसके बाद दलित वंचितों पे प्रश्न हो सकता है, उसके बाद आरक्षण से संबंधित उसके पक्ष विपक्ष पर प्रश्न हो सकता है। जो सामाजिक विषय हमारे अंदर चल रहे हैं उन पर प्रश्न हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो प्रश्न उठाए गए हैं वो बहुत कठिन नहीं है और ये कंक्रीट विषय हैं। आप जब पीटी दे करके मेंस के लिए जा रहे हो तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे के पास इन विषयों से संबंधित कुछ जानकारियां ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पूछा है एग्जैक्ट में वो सारी जानकारी आपके पास होगी, लेकिन नील भी नहीं होंगे, इतना तय है। कुछ ना कुछ जानकारी होगी, बस उस जानकारी को अरेंज कैसे करना है हमें हमें ये सीखना है। और आप जानते हैं कमाल की बात क्या है कि आप इस चीज को बेसिक ध्यान रखोगे कि आप कोई रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे हो, आप अपनी पीएचडी की थीसिस नहीं लिख रहे हो, निबंध है। इसमें आपके विचारों का फ्लो आना चाहिए, इसमें तथ्य उदाहरण आंकड़े सिर्फ उतने ही डाले जाने हैं, ध्यान से समझिएगा, तथ्य उदाहरण आंकड़े उतने ही डाले जाने हैं जितना कि दाल में छौंक पड़ती है, उससे ज्यादा की कोई उपयोगिता नहीं है। मूलतः आपके विचारों की उपयोगिता है ना। तो एक दूसरा विषय हुआ। तीसरा विषय जिस पर कि बीपीएससी ने काम किया है, मतलब बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है, यह कम पूछा गया है, ध्यान दें। राजनीतिक विषय ये कम पूछा गया है, पहले वाले में तो पूछा ही नहीं गया, और ये अभी भी इस पर बहुत एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि देखिए समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता इंटरनेशनल रिलेशन से प्रश्न है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा, यह देश के इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्न है, और भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान, यह विषय अर्थव्यवस्था में भी जा सकता है और राज्य व्यवस्था में भी जा सकता है। तो अभी इसमें तीन ही प्रश्न पूछे गए हैं, और ये तीन प्रश्न में भी आपका जो 68th है उसमें नहीं पूछा गया है, 69th और 70th में पूछा गया है। यानी अभी इस विषय पर पूछे जाने की प्रवृत्ति शुरू हुई है। हालांकि जो विषय दिए गए हैं ना वो बड़े अच्छे हैं, है ना, इस पे आप खुल के लिख सकते हो, इतनी चीजें हैं। तो अगला विषय तीसरा नंबर होगा जिस पर कि बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं राजनीतिक विषयों पर। अगला आर्थिक विषय, ये 4 नंबर होगा जिसको कि बीपीएससी ने टच किया है। इसमें देखिए कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं, काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है, भूमि संरक्षण और जैविक खेती। तो आप देख रहे हो कि आर्थिक विषयों पर भी ऐसा कोई कठोर आपसे एफआरबीएम एक्ट नहीं पूछ लिया गया कि उसका प्रावधान बताओ। अगर ठीक से पढ़ा है, पीटी की तैयारी बेहतरीन ढंग से करी है, तो इन सभी विषयों से होकर के आप गुजरे होंगे। उन विषयों पर तथ्य नहीं, आपके कुछ विचार होंगे, वह विचार आपको अरेंज कर देने हैं। और आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के खेती से 2 सवाल हैं, है ना, और एक सवाल काले धन की अर्थव्यवस्था से बन रहा है। तो अभी भी स्पेस काफी छूटा हुआ है आर्थिक विषयों में। आप कुछ गेस तो जरूर कर सकते हो कि दिशा क्या होनी चाहिए प्रश्नों की। अगली चीज इससे ज्यादा पूछा गया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी। ये 5वां विषय है जिसे बीपीएससी ने टच किया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी। और इसमें देखें इंटरनेट ने
हमारे समाज को विश्व गांव में बदल दिया है। यहां देखें, आधुनिक संचार क्रांति ने मानव के संचार साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि की है। देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी। अब आप देखिए, कुल मिला के 5 पूछे गए हैं, 5 में से 3 तो एक ही विषय से संबंधित है। दिख रहा है? 5 में से 3 एक ही विषय से संबंधित हैं, अर्थात इम्फेसिस समझ में आ रहा है कि बीपीएससी का किधर है। दूसरी चीज, कुछ गंभीर विषय भी हैं, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है, भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और बचाव के उपाय, पर्यावरण असंतुलन और सृष्टि का विकास सृष्टि का विनाशक है। तो ये देखें कि ये 2 विषय आपस में मिलते हैं, भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और बचाव के उपाय, और पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। तो ओवरऑल जो विज्ञान प्रौद्योगिकी पे प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी एंड आईटीसी पर प्रश्न है, और दूसरा कि पर्यावरण पर प्रश्न है। एक प्रश्न थोड़ा सा गंभीर है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है, तो ये ओवरऑल विज्ञान प्रौद्योगिकी को लेकर के है। तो आगे भी संभावना इसकी बनती है, और ये प्रश्न देखिए 5 हैं, ठीक है, अभी तक पूछे गए हैं, तो ठीक ठाक संभावना बनती है। अब ये जो चुनौती होती है, क्योंकि इसके पहले के जितने थे, मैंने अभी कहा कि इसके पहले के जितने खंड हैं, वो राजनीतिक प्रश्न हैं, वो आर्थिक हैं, वो सामाजिक हैं, वो विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, आपके पास कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, बस उसको अरेंज करना होता है। यहां पर क्या होता है कि जब इस पे आप आते हो विचार प्रधान दार्शनिक निबंधों पर, तो यहां पर किसी व्यक्ति, किसी समाज के समस्त अनुभवों का निचोड़ 1-2 लाइन में होता है, और उस निचोड़ को प्रसारित करना, उस निचोड़ को आगे बढ़ाना, ये काम आपका होता है, उसे पल्लवन की प्रक्रिया कहते हैं। और यहां पर आपको सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलता, जब तक कि एक थॉट प्रोसेस आपने कायदे से सोचने की प्रक्रिया डेवलप ना करी हो। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। अब इसमें जंगल का क्या अर्थ, पेड़ का क्या अर्थ, स्वयं तैयार करने का क्या अर्थ, और बीज फेंकने का इसका भी कोई अर्थ है क्या? अब यहां पर ये ओपन एंडेड है, आप जो अर्थ लगा लो, और आपका विचार जहां भी जा सकता हो वहां भेज दो। शर्त यही है कि प्रभावशाली और सटीक अभिव्यक्ति हो, संक्षिप्तता हो, विषय से निकटता हो, है ना। ये जो शर्त यूपीएससी वाली है वो यहां भी लगी रहेगी। उसी तरह से अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। अगला, विचार जीवन का आधार है। अब एक लाइन है ये, एक लाइन को आपको 800 शब्दों में करना है। विचार जीवन का आधार है। तो ये जो विषय है ना, ये दार्शनिक विषय होते हैं, इसमें एक जीवन की फिलॉसफी होती है, और उस फिलॉसफी तक आपको पहुंचना होता है, तो ये जरूर चुनौतीपूर्ण होता है। और इन्हीं में जो बात हिंदी में कही गई है, अगर वो भोजपुरी में कह दी जाए, वो अंगिका में कह दी जाए, वज्जिका में कह दी जाए, मैथिली में कह दी जाए, तो फिर वही लोकोक्तियां मुहावरे। लोकोक्तियां मुहावरे होते क्या हैं? तो ये लोक जीवन के अनुभवों का निचोड़ होता है। गांव जवार के पास घटित होने वाली घटनाओं से आम जनमानस जिस किसी सामान्य निष्कर्ष पे पहुंचता है, वह सामान्य निष्कर्ष यानी एक समाज के सामूहिक निष्कर्ष की अभिव्यक्ति लोकोक्तियां हुआ करती हैं। अब मूस मोटइहें लोढ़ा हुई हैं, लोढ़ा हुई हैं, यह भी बिल्कुल वही अभिव्यक्ति है जो इनमें मौजूद है। अब मूस मोटा के
लोढ़ा बन सकता है, आगे है कि ना हाथी ना घोड़ा हुई है। अब इसमें जीवन का कोई सूत्र छिपा है, उस सूत्र तक आपको पहुंचना है, उस अर्थ तक आपको पहुंचना है। और हम कल, संभवतः कल, एक और सेशन देंगे पर्टिकुलरली इस वाले सेक्शन के लिए, कि इस पर हम अर्थ तक कैसे पहुंचे। मूल चिंता इनको लेकर के, या इसको ऐसे है, ये जो प्रश्न है इनमें मूल चिंता होती है कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछना चाहा है, यही आप समझ नहीं पाते हो। तो इस बात पर हम कोशिश करेंगे कि कल एक सेशन और लेकर आए, जो पर्टिकुलर अपने अंगिका वज्जिका मैथिली भोजपुरी वाले जो सेक्शन हैं उनके लिए अलग से देखा जाए। अब आप निबंध को लिखने जा रहे हो, तो निबंध को लिखने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, क्या क्या तैयारी करनी होती है, और निबंध लिखने के दौरान क्या क्या करना होता है, इन चीजों पर हम आ रहे हैं। अब समझिए कि निबंध लेखन के चरण में जो पहला सेक्शन होगा वो होगा विषय की तैयारी का। ये बात सही है कि विषय महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विषय हो तब तो विषय, तो विषय के बारे में कुछ ज्ञान, कुछ तथ्य, कुछ संग्रह तो करना ही पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि विषय को हम कैसे तैयार करें, अर्थात सबसे पहली और बेसिक चीज है विषय को ठीक से समझना। अब विषय को ठीक से समझने का क्या मतलब है? अब कोई एक विषय हम लेते हैं, जैसे नारी सिर्फ नारी ही नहीं है। अब इस विषय पर हमें समझना होगा कि हमें क्या लिखना है। तो एक तो चीज लमसम हमें समझ में आ रही है कि नारी पे लिखना है, लेकिन नारी पे क्या लिखना है, हमारा परीक्षक हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है कि हम नारी पर लिखें। तो हमें ध्यान देना है कि नारी सिर्फ नारी ही नहीं है। अब इसका अर्थ समझिए कि इसमें यह बात कही जा रही है, बड़ी, ये इसमें दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, सिर्फ और ही। पूरे अर्थ को ध्वनित करने का काम यहीं पे होना है कि नारी सिर्फ नारी ही नहीं है, अर्थात नारी नारी तो है, लेकिन वो नारी के अलावा भी कुछ है। तो फिर प्रश्न यह आएगा कि ये दो नारी, एक नारी यहां एक नारी यहां, कुछ अर्थभेद है क्या? जवाब है बिल्कुल अर्थभेद है। नारी सिर्फ नारी नहीं है। जब आप ये बात कहते हो कि नारी सिर्फ नारी नहीं है, तो नारी का एक एक रूढ़िवादी चिंतन हमारे समाज में रहा है कि नारी मतलब क्या, तो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी माँ है, हमारी पत्नी है। थोड़ा और आधुनिक हुए तो हमने कहा कि हमारी प्रेमिका है। इतना तक में क्या है, तो नारी है। लेकिन आपका निबंध आपसे कह रहा है कि वो इतनी ही नहीं है, वो इससे आगे भी कुछ है। उसका रोल जो हमने डिसाइड किया अपने समाज में, वह सिर्फ ये 4-5 रोल डिसाइड किए, क्या उसके बाद भी उसका कोई रोल है? और निबंध की दिशा कह रही है कि निबंध मान के चल रहा है कि नहीं, उतना ही नहीं है, उससे आगे भी है। अर्थात ध्यान दें कि निबंध जो होगा, अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो दो चीजें होंगी, नारी नारी भी है और नारी नारी के अतिरिक्त भी कुछ और है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब ये नारी लिख रहा है तो क्या इसने यहां पे भारत जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है क्या? जवाब है नहीं किया। अर्थात जब हम नारी को लिख रहे हैं तो हमारे लिखने का स्पैन पूरा हो, जो एक्सटेंशन होगा वो पूरा विश्व होगा, क्योंकि पर्टिकुलरली भारत की नारियों के बारे में नहीं कह रहा है। क्या इसमें कोई टाइम है क्या, कि भाई आज की नारी, की कल की नारी, की परसों की नारी, कुछ ऐसा है क्या? ये भी नहीं है। यानी कि वर्तमान काल से लेकर, अतीत से लेकर वर्तमान, वर्तमान से लेकर भविष्य तक कोई टाइम स्पेन नहीं है। अर्थात जिस नारी का वर्णन आपको करना है उसमें कोई कालगत सीमा नहीं है, ये सभी कालों के हिसाब से करना है।
उसमें कोई देशगत सीमा नहीं है, सभी देशों के नारियों की बात करनी है और नारी के पारंपरिक स्वरूप के साथ उभर रहे आधुनिक स्वरूपों की चर्चा करनी है। अब ये समझ जब होगी, यानी विषय को जब ठीक से समझोगे, तब न विषय पर संबंधित फैक्ट आप लेके आओगे, फिर उस पर विचार लेके आओगे, उदाहरण लेके आओगे, उदाहरण कविता कहानी लेके आओगे, जो भी लेके आओगे तब लेके आओगे जब ये चीज पूछी जाए, मतलब इस चीज की गहरी समझ आप में हो कि वास्तव में परीक्षक पूछ क्या रहा है। अब जब हम समझ गए तो फिर अगला चरण क्या होगा? अगला चरण होगा कि विषय के सभी आयामों की लिस्टिंग करना। यानी अब यहां पे नारी के दो आयाम हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए हम इसको कर देते हैं कि नारी, और इसके दो आयाम बने। पहला आयाम बना पारंपरिक स्वरूप का, और आपका जो निबंध है पारंपरिक स्वरूप को डिनाई नहीं करता। ध्यान ये रखना है कि वो नारी को नारी मान, ऐसा नहीं कि नारी को कुछ और मानता है, नारी को नारी मान रहा है लेकिन कुछ और भी मान रहा है। तो पारंपरिक स्वरूप, फिर नारी का आधुनिक स्वरूप। अब कम से कम दो विचार बिंदु तो हमें मिल गए। समझिए कि इस निबंध में हमें नारी के पारंपरिक स्वरूप पर भी चर्चा करनी है, आधुनिक स्वरूप पर भी चर्चा करनी है, और दोनों से हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, आपका निबंध डिनाई नहीं कर रहा है, तो दोनों को एक्सेप्ट करना है पॉजिटिव वा में। अब फिर पारंपरिक स्वरूप में कितने विचार बिंदु बन सकते हैं, आप उसको बनाइए। फिर आधुनिक वाले में कितने विचार बिंदु बिंदु बन सकते हैं, बनाइए। और बना करके अपने पास एक लिस्टिंग होनी चाहिए कि हाँ, पारंपरिक फॉर्मेट में इतनी इतनी चीजें, आधुनिक में इतनी इतनी चीजें, इनके पक्ष में इतना, विपक्ष में इतना, जो आप बना सकते हो। अब यहां से आपकी फॉर्मेटिंग शुरू होगी निबंध की, जिसे फॉर्मेटिंग कहते हैं, कि बैठ करके शांति से इस विषय से संबंधित जो जो चीजें आप सोच सकते हो वह सोच के लेकर के आओ। लेके उसको पहले जो जो दिमाग में आता जाए लिखते जाओ, फिर बैठो और फिर जो आपको कहा गया कि एक आपका लेखन का गुण क्या है, क्रमबद्धता। फिर देखो कि यार हमने क्रमबद्ध तरीके से इन बिंदुओं को सजाया है क्या, या कुछ बिंदु पहले आए, कुछ बाद में आए, ऊपर नीचे आए। फिर उसको अरेंज करो वेल मैन, उसमें अरेंज मैनर में, और तब उसको लिखते चले जाओ। तब जाकर बेहतर डिस्कशन हो पाएगा। यह काम आपको निबंध लेखन के आरंभिक चरण में, यानी निबंध लिखने से पहले करने हैं। अगर ये वाला काम नहीं किया और आपने निबंध को स्पॉन्टेनियसली लिखना शुरू कर दिया, बिना किसी योजना के लिखना शुरू कर दिया, तो उसका असर ये होगा कि आप कुछ लाइनें, कुछ पैराग्राफ्स या कुछ पेज तक तो जाओगे ठीक ठाक, उसके बाद से आप उल्टियां करोगे पेज पर, क्योंकि वास्तव में अरेंज्ड मैनर में आपने न सोचा न प्लानिंग करी, बस लिखना शुरू हो गए। अब यहां पर प्रश्न ये होगा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर एग्जाम में तो वही 3 निबंध लिखने हैं, 3 घंटे में लिखने हैं, इतना सब करना होता है क्या? हाँ, करना होता है। आप ध्यान देंगे, बीपीएससी के हिसाब से आपको प्रति निबंध 1 घंटे मिल रहे हैं। इस 1 घंटे में से 15 मिनट समय आप अपने विषय की तैयारी पर दें, और बाकी जो समय बचता है उस समय का इस्तेमाल आप लेखन के लिए करें, तब जाकर के होगा। यह 15 मिनट शुरू में अगर आपने खर्चे नहीं किए तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। जब तक आप सिस्टमेटिक एक्सप्रेशन नहीं देंगे तब तक चीजें बेहतर नहीं हो सकती। अब जब लिखने पर आए आप, तो भाई इतना आप सब जानते भी होंगे, और इस पर हम अलग से आ, वो देंगे कि आपको 3 खंड में अपना ऐसे लिखना होता है। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें, लास्ट में आप निष्कर्ष लिखें, और ये दोनों जो है, इंट्रो कैसे करना है और कंक्लूजन कैसे देना है, इस पर जब आप एडुटेरिया की ऑफलाइन कक्षाओं में आएंगे
तो आपको बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको चीजें समझाई जाएंगी और आपसे लिखवाई जाएंगी अलग अलग शैलियों में कि किसी चीज को आरंभ कैसे करते हैं, आरंभ करने में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, किसी विषय पर हम शुरू कैसे हों। और ये अधिकतर बच्चों की, क्योंकि देखिए यहां पर तो कुछ ना कुछ तो लिखना होता है ना, और कुछ ना कुछ तो दिमाग में होता ही है, बॉडी में, कि भाई ये चीज लिख देंगे। शुरू कैसे करें कि एग्जामिनर को पहली दूसरी लाइन पढ़ के लगे कि यार कुछ तो है इस लड़के में, कुछ ऐसा आप लिखें कि वो आपके निबंध को पढ़ने के लिए मजबूर हो। असाधारण सी शुरुआत होगी तो मार्क्स भी साधारण ही मिलेंगे। ठीक उसी तरह से निष्कर्ष में जब आप आते हो तो निष्कर्ष आपका इतना संतुलित पॉजिटिव होना चाहिए कि आपके निष्कर्ष से आपका एग्जामिनर सहमत हो जाए। अगर वो सहमत हो गया तो 65 के ऊपर मामला गया, अगर सहमत नहीं हुआ तो 45-50। अर्थात आपको, आप कल्पना कर लें कि आपके उसमें निबंध में अगर आपने 65 मार्क्स प्राप्त किए हैं ना, तो इस 65 मार्क्स में कम से कम 10 नंबर यहां से और 10 नंबर यहां से आ सकते हैं, सिर्फ इन दो चीजों से। बाकी आएगा इससे। तो अगर ये दोनों खराब हुए तो इतने जा भी सकते हैं, भले आपका बॉडी कितना भी बेहतर क्यों ना हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, सुना होगा आपने। शुरू में ही बढ़िया नहीं लिखा, परिणाम क्या हुआ, पहले ही एग्जामिनर अपना एक धारणा बना लेगा कि वो काम चलाऊ लड़का है। तो आगे आपने भले अच्छा लिखा हो, आपको मार्क्स भी काम चलाऊ ही देगा। उसी तरह से एग्जैक्ट निष्कर्ष पर नहीं ले गए, आपकी विचार प्रक्रिया ठीक है, बीच में लिखा ठीक है, लेकिन निष्कर्ष आपने निपटा दिया किसी संतुलित तार्किक निष्कर्ष पे। देखिए विचार करने का अर्थ होता है कि उस विचार से हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, और वो निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर आपके विचार का कोई मतलब नहीं होता। तो आपने अपनी विचार प्रक्रिया को किसी संतुलित निष्कर्ष तक पहुंचाया, ऐसा निष्कर्ष जिससे कि सहमत हो आपका एग्जामिनर, लेकिन हाँ यार बिल्कुल बात सही कह रहा है लड़का, तो आपको मार्क्स मिलेगा। अब प्रश्न ये है कि ये दोनों ही मतलब विशेष स्पेशल हमसे वो मांगते हैं कि भूमिका लेखन हम कैसे करें और निष्कर्ष लेखन कैसे करें। तो इस पर हम अलग से एक सेशन करेंगे, क्योंकि ये लंबा है, थोड़ा सा चीजों को अलग अलग करके बताना होगा। और जब आप क्लास में बैठेंगे तो आपको अलग से सिखाया भी जाएगा कि कैसे चीजें लिखते हैं। हम थोड़ा यहाँ पर बॉडी पर आ रहे हैं, मूल चीज कि आपको अपने विषय को विवेचित करना है, डिस्कस करना है। जब डिस्कस करने के लिए आप चल रहे हैं तो ध्यान दें कि उस विषय से संबंधित कुछ तथ्य, उस विषय से संबंधित कुछ विचार, कुछ भावनाएं, और भावना कल्पना एक ही होती है ना, भावना कल्पना होती है तो भाव उपजते हैं। ये आपके पास होने चाहिए पूर्व तैयारी के रूप में। अर्थात ध्यान दें कि जो जानकारी है उस जानकारी को ज्यों का त्यों परोसना नहीं है। आपके पास जो जानकारी है वो विचार के रूप में, भाव के रूप में आनी चाहिए। अब यहां पर दो चीजें हैं, विचार और भाव। अब समझिए, तथ्य तो विषय से संबंधित जो होंगे आप देंगे। यहां पर ध्यान ये देना है कि तथ्य देने में तथ्यों की भरमार नहीं करनी है। तथ्य उतने ही जितने की बेहद जरूरी हो, और उतना जितना दाल में नमक, उससे ज्यादा तथ्यों की जरूरत नहीं होती है। मूलतः निबंध विचारों का आईना होता है। तो विचार आप दें, तथ्य कम दें, विचार ज्यादा रखें। विचार के साथ साथ आपका भाव, भाव और कल्पना ये कैसे व्यक्त होता है, विचार और कल्पना। तो ध्यान दें कि आपके जिंदगी के जो निजी अनुभव है वही आपके विचार निर्मित करते हैं। तो वो निजी अनुभव जिनसे आपके कुछ विचार बने, कुछ सोच बनी, वो आपके निबंध के पार्ट होंगे। और उसे बेझिझक लिखिए, सुंदर शब्दों में लिखिए। आप उन भावनाओं को, उन कल्पनाओं को अपने उस दिए गए विषय से कनेक्ट करिए और उसमें निजी टच दीजिए। निबंध में जब निजी टच दिया जाता है ना, तो निबंध उत्कृष्ट लेवल पे जाता है। विचारों का निजी टच
अपने जीवन के अनुभवों का, जीवन की घटनाओं का निजी टच, जब ये आप देंगे तो आपका निबंध जीवंत बनेगा। साथ में जब आप निबंध लिख रहे हो तो आपको उद्धरण के रूप में, ये उद्धरण है, सॉरी, कविता, कहानी, कुछ प्रेरक प्रसंग, कोई शेर, इस तरह की चीजें आपको, अब इसमें एक प्रश्न जरूर बनता है, बच्चे पूछते भी हैं कि सर ये जो कविता, कहानी, शेर, उदाहरण, ये सारी चीजें कितनी हो मात्रा में। तो ध्यान ये दीजिएगा कि मूल क्या है, तो लेखक की सोच, आपकी सोच, आप जो सोच रहे हो, है ना, और सोच नंबर 1 2 3 जो हो, कहानी से, कविता से, शेर से, उद्धरण से, कोटेशन से निबंध नहीं लिखे जाते। आपका विचार है, उस विचार को पुष्ट करने के लिए आपके पास कोई कविता की पंक्ति है तो दे दीजिए। आपका विचार है, उस पर किसी महापुरुष की वाणी है, वो दे दीजिए। आपकी जो सोच है, उस सोच से संबंधित कोई शेर आपको आता है तो वो शेर दे दीजिए। ध्यान ये देंगे कि ये चीजें जो हैं, कविता, कहानी, उद्धरण, जो भी आप देते हो ना, वो आपके विचार को प्रमाणित बनाने के लिए होते हैं। क्योंकि सिर्फ आपको ध्यान दें कि आप कोई विषय विवेचन उस ढंग से कर नहीं रहे हो, आपको विषय के संबंध में आपके विचार बताने हैं। जब आप अपने विचार बता रहे हो तो आपके विचारों को प्रामाणिकता देने के लिए ही कविता है, महापुरुषों की बाणी है, या फिर शेर है, या फिर और कोई भी चीज आप लेके आते हो उसको दोगे। अर्थात ये अनिवार्य नहीं है, ये जो है ये वैकल्पिक उपाय हैं, ये दिए जा सकते हैं, न भी दीजिए तो बहुत दिक्कत नहीं है। एक तो कि दिए जा सकते हैं तो भरमार मत करिए, ये नहीं कि एक पेज में 4-4 कविता की लाइनें आप दे रहे हो 4 जगह पे, ऐसा नहीं करना है। 2 पेज पर एक कविता की लाइन आ जाए, हर दूसरे पेज पर किसी एक लेखक का, या मतलब जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी का, अंबेडकर का, नेहरू जी का, बर्ट्रैंड रसल का, सैमुअल जॉनसन का, इन लोगों का कुछ एग्जाम्पल आ जाए, शेक्सपियर ने कुछ कहा वो आ जाए। ऐसा करना है कि आपके विचार महत्वपूर्ण लगे और आप अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। ये आपके विचारों के सबूत और प्रामाणिकता के तौर पे इस्तेमाल होने चाहिए, इनसे विचार नहीं बनना चाहिए। विचार आपके होने चाहिए और ये लोग आपकी प्रामाणिकता बताएं, आपके विचार, आपने कहा कि ये चीज ऐसे होती है, और देखिए शेक्सपियर ने भी ऐसा ही कहा है। आपने कहा कि भाई नारी को अधिकार मिलने चाहिए, देखिए जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि तुम भूल गए, अधिकार मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। आपने पहले कहा कि नारी को पुरुष के समान अधिकार मिलने चाहिए, ये आपके विचार हैं। फिर आपने अपने विचार से, अपने विचार को पुष्ट करने के लिए जयशंकर प्रसाद की एक लाइन साथ में जोड़ दी, इनका यही उपयोग है, इससे ज्यादा उपयोग नहीं है। आपके विचार महत्वपूर्ण है, साथ में इन लोगों को आप जोड़ सकते हो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब जो निबंध हम लिख रहे होते हैं उसमें लेखन की शैली, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, तो ध्यान दें कि आमतौर पे जो निबंध लिखे जाते हैं तो इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पहली चीज, वर्णन देना। वर्णन देना का मतलब क्या कि जो चीज जैसे आपने देखा है वैसे आप लिखते चले जाओ, एज इट इज, या इसे कह सकते हैं कि यथार्थ निरूपण। अब जाहिर सी बात है कि आपको ये चीज पहले बता दी गई है कि जो निबंध हम लिख रहे हैं वहां पर वर्णन का स्पेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि विषय वैसा नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि मेरी अमेरिका यात्रा, इस पर लिखिए, मेरी हिमालय यात्रा, इस पे लिखिए, तो वहां पर वर्णन का स्पेस है। यहां मैं गया, मैं वो देखा, वो देखा, वो देखा, यहां तो है नहीं स्पेस। भाई पेड़ जंगल अपने पेड़ खुद तैयार करता है, उसमें वर्णन तो है नहीं। तो वर्णन, ध्यान दें कि वर्णन आमतौर पे शुरुआती चीज होती है, किसी भी विषय को लेकर के हम थोड़ा सा उसको खोलते हैं तो वर्णन करते हैं।
तो आम तौर पर निबंध में वर्णन बहुत कम आते हैं, या आते हैं तो प्रासंगिक होते हैं सिर्फ, है ना। भावात्मक निबंध का मतलब क्या होता है, अब यहां पर समझिए। जब हम निबंध लिख रहे होंगे तो निबंध को हम निजी अनुभवों से जब पुष्ट करते हुए चलते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को भी साथ में व्यक्त करते हुए चलते हैं, तो वह निबंध भावात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। हिंदुस्तान के संपादक हैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह। हर संडे को उनका आलेख आता है। उस आलेख को पढ़िएगा। वो आलेख है, लेख नहीं, मतलब निबंध नहीं है, वो आर्टिकल है, लेकिन उसको आप पढ़िएगा तो वो इसी श्रेणी में आता है। वो जो भी विचार देते हैं साथ में अपने निजी अनुभव देते हैं। और मैं आपको सलाह भी दूंगा कि अगर मतलब सुंदर शैली डेवलप करनी है ना लिखने की, तो उसमें एक एग्जाम्पल डॉक्टर शशि शेखर सिंह के आलेख हैं जिन्हें आप कलेक्ट करें, और उनको विषय के लिहाज से मत देखें, लिखा कैसे है इस लिहाज से देखें, उनको पकड़ने की कोशिश करें। वो बहुत सुंदर भावात्मक शैली में चीजों को देते हैं। मतलब वो उसमें उनका निजी टच भी होता है। ऐसा नहीं कि जहां पे भाव है वहां विचार नहीं है, वहां भी है, लेकिन निजी टच भी होता है और साथ में विचार भी होते हैं। तो भावात्मक निबंध जो होते हैं उनमें ये वास्तव में भाव प्रधान होते हैं, या हिंदी में इन्हें ललित निबंध कहा जाता है ना। भाव प्रधान या फिर ललित निबंध के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये अगली शैली है। तीसरी जो शैली है वो है विश्लेषणात्मक, है ना। अब यहां पे एक बेसिक चीज समझनी है कि विश्लेषण कैसे उभरता है हमारे भीतर। विश्लेषण उभरता कैसे है, तो ध्यान दें। विश्लेषण उभरता है तुलना करने की क्षमता से। जाहिर सी बात है कि जब तुलना होगी तो एक से ज्यादा चीजें होंगी तो तुलना होगी। अर्थात जब हम तुलना करने लगते हैं, ध्यान देंगे, तो उस तुलना के जरिए हम किन्हीं वस्तुओं में कुछ समानताएं तलाशते हैं और कुछ अंतर तलाशते हैं। अब जब हम इन समानताओं और अंतरों को लेकर के, इन समानताओं के कारण क्या हैं, ये समानताएं या अंतर किस प्रकार से आए, यानी प्रक्रिया क्या है, ये समानताएं या अंतर कौन कौन से परिणाम पैदा कर रहे हैं, इसको जब हम लिखें, ये समानताएं या अंतर से जो परिणाम पैदा हुआ ओवरऑल वो क्या प्रभाव देगा बिगर सोसाइटी पर, जब ये हम करें, जब इन चीजों को हम सामने रखते हैं ना, तो यह चीज क्या कहलाती है, विश्लेषण करना। देखिए दो शब्द होते हैं, संश्लेषण मतलब मिलाना, विश्लेषण मतलब तोड़ना, खंड खंड करना, है ना। तो विश्लेषणात्मक निबंध जब होते हैं तो विश्लेषणात्मक निबंधों में दिए गए विषय की अन्य विषयों से तुलना की जाती है। तुलना के जरिए समानताएं और अंतर निकाले जाते हैं। समानताओं और अंतरों को कारण, प्रक्रिया, परिणाम और प्रभाव के आधार पर डिस्कस किया जाता है। तो ये गंभीर वैचारिक विश्लेषणात्मक निबंध के रूप में आते हैं, जो अभी आपको फ्रांसिस बेकन वाला समझाया गया था या आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला समझाया गया था। ये लोग इसी श्रेणी में आते हैं। एक और शैली है व्यंग्यात्मक। जिंदगी में आपने महसूस किया होगा कि वो तमाम कड़वी कड़वी चीजें जिन्हें हम सीधे सीधे नहीं बोल सकते, उसे हम व्यंग के रूप में कह लेते हैं। तो व्यंग वह एक विशिष्ट शैली होती है जो आपसे विशेषज्ञता की मांग करती है चीजों को व्यंग्यात्मक रूप से निरूपित करने के लिए। अब उसमें जैसे आप हरिशंकर परशाई को पढ़ें तो वो व्यंग्यात्मक शैली के राजदूत हैं। अब वह शैली से भी निबंध लेखन किया जा सकता है ना। और आप इसके लिए क्या करें कि आप जो भी अखबार पढ़ रहे हो उसमें एक कॉलम जरूर व्यंग वाला आता है। थोड़ा उस पर ध्यान दें कि वो चीजों को कैसे ले रहे हैं, वो भी निबंध है, वो थोड़ा सा व्यंग्यात्मक शैली में चीजों को लिख रहे हैं, तो उनको भी ध्यान दें। अब प्रश्न ये कि ये चार शैलियों में से हम यानी कि आप जब लिख रहे हो
तो कौन सी शैली अंगीकार करेंगे? प्रश्न ये है, उत्तर ये है कि दरअसल हम साहित्यकार नहीं हैं, ना ही साहित्यकार बनना है। हमें अपना पर्पस सॉल्व करना है। हमें इन चारों का यथा योग्य इस्तेमाल करना है। यानी जब हम निबंध लेखन कर रहे हैं तो जहां जरूरत वर्णन की हो वहां वर्णन दीजिए, जहां भाव और इमोशन की जरूरत हो वहां इमोशन लिखिए, जहां पर लगे कि यहां पर विश्लेषण करना है विश्लेषण करिए, जहां पर लगा है कि कुछ ताने ओने भी मार देने हैं वहां व्यंग दीजिए। आप इन चारों का इस्तेमाल करेंगे लेखन लेखन की शैली में। अब लेखन की शैली में जो विशिष्ट चीज है वह है कि सब कुछ लिखना है अपनी भाषा के जरिए। भाषा में भाषा कैसी होनी चाहिए? अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है हम बिहारी बच्चों में कि भाषा को लेकर के जो सजगता होनी चाहिए वो नहीं है। हम लोग हिंदी तो छोड़िए, अंग्रेजी को भी मगही और भोजपुरी में बोल देते हैं। अब ऐसे डेली लाइफ में जो सड़क छाप भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हो, जब आपसे अपेक्षा की जाती है, आपको पढ़ा लिखा माना जाता है, आप ग्रेजुएटेड हो और आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए जा रहे हो, ऐसी स्थिति में आपकी भाषा तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी तो बेहतर होनी ही चाहिए। आपसे ये आशा कदापि नहीं की जा रही है कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा लिखें, जयशंकर प्रसाद की भाषा लिखें, मुक्तिबोध की भाषा लिखें। नहीं, जो आम फहम भाषा है वही लिखें, लेकिन कुछ तो संस्कार हो भाषा में। अब जो बिहार के बच्चों में दिक्कत होती है उसको समझिए। पहली दिक्कत जो बेसिक होती है वो होती है लिंग निर्णय में। बात होता है कि बात होती है, नींद आता है कि नींद आती है, कोई तय नहीं, कभी आती है कभी आता है, कभी बात होती है कभी बात होता है, कोई तय नहीं है भैया। हम परम स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। ट्रेन आता है कि ट्रेन आती है, तय ही नहीं है कि हम लिंग निर्णय करें। मैं यहीं पर एक बंदे से बात कर रहा था, पढ़ा लिखा व्यक्ति, वेल सुटेड बुटेड, बढ़िया परिवार खानदान का था। उसकी लैंग्वेज सुनिए, वो हमसे कह रहा था जानते हैं वहां दो गो औरत खड़ा था, आपस में झगड़ा कर रहा था। मतलब जी में आया कि अब क्या कर दें, इसमें कौन सा लिंग समझने की दिक्कत है यार? दो गो औरत खड़ा था, आपस में झगड़ा कर रहा था। यार वहां तो ठीक हो जाओ, कम से कम वहां तो ऐसा नहीं कि आपको ग्रामर खोल के देखने की जरूरत है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। और आमतौर पर बिहार के बच्चों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिंग निर्णय गलत होते हैं, उन पर आपको अपना ध्यान देना है। तीसरा, काल निर्णय। काल निर्णय का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री कर रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट कुछ और वर्ब कुछ और। हाँ, अब ऐसी स्थिति में आप जो वाक्य की संरचना तैयार करते हो, वाक्य की संरचना ही टूटी फूटी हो जाती है। आप अब उस तरह से आपको सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री करे, उसने मुझको, जैसे मान लीजिए कि एक शब्द इस्तेमाल होता है या वाक्य इस्तेमाल होता है, तुमने, नहीं, ये होता है तुम खाना खा ली। ऐसा आपने देखा होगा, सुना होगा। ये स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। किसी लड़की से कहना है तो पूछते हैं तुम खाना खा ली। ये कौन सी हिंदी है भाई? तुमने खाना खा लिया, ये होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली जो गलती होती है वो वर्तनी को लेकर के होती है। आप कॉपी चेक करते हैं तो कॉपी चेक करते वक्त परीक्षक पजल्ड हो जाता है भाई। आपके कॉपी में एक जगह ऊपर में नदी ऐसे लिखी है, फिर उसी पैराग्राफ में नदी ऐसे लिख दी है। अब पूछोगे भाई ऐसा क्यों लिखा? जवाब आता है कि सर जल्दी में लिखा गया। तो क्या जल्दी का मतलब गलती करने का लाइसेंस है? अर्थात आप एक जगह नदी ऐसे लिखते हो, दूसरी जगह नदी ऐसे लिखते हो। देखो,
अगर कोई टफ वर्ड है और वो गलत हो जा रहा है, तो एग्जामिनर भी थोड़ा सोचता है कि हो क्या होगा, लेकिन ये टफ वर्ड तो नहीं है, और इसमें एक जगह नदी ऐसे दूसरी जगह नदी ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर आपका गला रेत देगा, एकदम विश्वास रखो। तो वर्तनी के संबंध में अशुद्धियां होती हैं, वाक्य के संरचना के संबंध में अशुद्धियां होती हैं। इन चीजों को और ध्यान देंगे। आप ग्रेजुएटेड हो तो आपसे आशा की जाती है कि आप इन चीजों का कम से कम एक साफ सुथरी भाषा तो लिखोगे। आप ध्यान दो कि आप शुद्ध भाषा नहीं लिखते। आप क्या लिखते हो? आप शुद्ध भाषा लिखते हो या बोलते हो। शुद्ध नहीं, शुद्ध बोलते हो। और जब तक गलत बोलोगे गलत लिखोगे। बोलना सुधारो, पढ़ना सुधारो, भाषा सुधरेगी। ध्यान दें कि एक दो गलतियां अगर एक पेज में मिलती हैं तभी परीक्षक अवॉइड करेगा। अगर आपके भाषा में परिमार्जन नहीं है, संस्कार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जहां पजल्ड हुआ, आपके बारे में एक बना लेगा कि अरे ये तो बस काम चलाऊ है, फिर मार्क्स भी काम चलाऊ मिलेंगे। भाषा के संबंध में भाषा आपकी सहज सरल होनी चाहिए। भाषा जब समृद्ध होती है तो उसमें लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग होता है, तो उसे कर सकते हैं अगर आप तो करिए, ठीक है। कविता उद्धरण का प्रयोग आपको करना है, लेकिन कितना करना है अभी आपको बताया गया है। अगली चीज, मानक भाषा का प्रयोग। आप हिंदी बेल्ट के लोग हैं भाई, तो कम से कम भाषा के स्तर पर शुद्धता। हम ये नहीं कहते कि आप बहुत कठिन टफ भाषा का इस्तेमाल करिए, लेकिन एकदम से सड़क छाप भाषा भी मत इस्तेमाल करिए, ऐसी अपेक्षा आपसे नहीं की जाती है। भाषा में प्रवाह हो और वाक्यों में कसावट हो। वाक्यों में कसावट का मतलब क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हो। और पैराग्राफ में कसावट का मतलब क्या होता है, एक पैरा दूसरे पैरा पर, एक पैरा में जो बात खत्म हो रही है उससे रिलेटेड कोई दूसरी बात दूसरे पैरे में खत्म हो रही हो, ऐसा होना चाहिए। अब प्रश्न ये कि जब हम निबंध के विषय पर काम कर रहे हो, निबंध को अब भाई हमें फ्रेम करना है तो मैटर चाहिए। मैटर चाहिए तो मैटर कहां से जुटाएंगे? तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी विषय दुनिया के हर विषय से जुड़ता है, बशर्ते कि आप जोड़ पाने में सक्षम हो कि नहीं हो। अब थोड़ी सी चीज हम आपको यहां पर देंगे, लेकिन ये एक पूरी कंप्लीट लिस्ट नहीं है। हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि जब आप किसी विषय पर, अब जब उसकी आपके निबंध की फ्रेमिंग चल रही है, तो फ्रेमिंग में जब आप विषय को दूसरे विषय से कनेक्ट कर रहे हो तो किन किन चैप्टर्स या किन किन टॉपिक को जरूर कनेक्ट करो ताकि आपके मार्क्स बेहतर आए। तो जब आप कोई भी विषय आप ले रहे हो, जो भी विषय दिया हुआ है, जब आप उस विषय को पॉलिटी से कनेक्ट कर रहे हो तो लोकतंत्र से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, मूलाधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से, पंथ निरपेक्षता से जरूर कनेक्ट करो। पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो मूलभूत विचार हैं। उसी तरह से जब अर्थव्यवस्था से उस विषय को कनेक्ट कर रहे हो तो गरीबी से, बेरोजगारी से, समाज कल्याण कार्यक्रम से, सतत और समावेशी विकास से और कृषि से, इन चीजों से, ये बेस हैं हमारे, तो उनसे जरूर कनेक्ट होना चाहिए। और बेस हमने कहां से लिए हैं? जो हमारा सिलेबस है उससे लिए हैं। तो जो सिलेबस है, जो प्रशासन के लिए आपको जरूरी है, उस पर बात करनी है। उसी तरह से अगर आप समाज शास्त्र से कनेक्ट कर रहे हो तो भारत की जाति व्यवस्था, अनुसूचित जनजाति, विवाह की संस्था, संस्कृति और संस्कृतिकरण से संबंधित चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। यानी जो विषय दिया हुआ है क्या इससे कनेक्ट हो रहा है? कोई जरूरी नहीं कि हर विषय कनेक्ट हो, लेकिन अगर कनेक्ट हो रहा है तो कोशिश करो कि इन विषयों से कनेक्ट करके अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाओ। उसी तरह से इतिहास तो भाई ये हर विषय से कनेक्ट होगा, तो हमारे विषय से कनेक्ट कैसे होगा? तो जो निबंध में विषय दिए गए हैं उनकी ऐतिहासिक जड़ें और उनका जो विकास क्रम है उसे संक्षेप में तो आपको देना ही देना होगा, उससे कनेक्ट करिए। उसी तरह से भूगोल में आप ले रहे हो तो भूगोल का समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जरूर सोचो। फिर पर्यावरण प्रदूषण, आपदा और आपदा प्रबंधन से चीजों को कनेक्ट करो। जो विषय दिया गया है उसका कोई संबंध है क्या आपदा प्रबंधन से, ये सोचो। अगर वो संबंध बनता है तो लिखो। उसी तरह से विज्ञान प्रौद्योगिकी में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, जो नवीन तकनीकें आ रही हैं उनका जो सोशल इंप्लीकेशन है उस पर बात करो। वो चीज आप विज्ञान से कनेक्ट करो उसको।
करंट अफेयर में जो भी प्रासंगिक घटनाएं हो रही हैं उन प्रासंगिक घटनाओं को कनेक्ट करो। अर्थात ये जो लिस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंप्लीट लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट का मतलब देने का मतलब यह था कि जब एक बच्चा तैयारी कर रहा होता है, तो तैयारी में जब वो अपने विचार बिंदु बना रहा होता है कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, हमें ये पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो जब ये पॉइंट डिस्कस कर रहा होता है, तो जब वो राज्य व्यवस्था के बारे में सोचेगा, पॉलिटी से ये संबंध कहाँ जाके जुड़ता है, ये विषय कहाँ जाके जुड़ता है, तो पॉलिटी में तो बहुत ढेर सारे विषय हैं, कहाँ जोड़ेंगे हम। इसके लिए एक इंसाइट आपको दी गई है कि पॉलिटी से आप अपने विषय को कनेक्ट कर रहे हो, तो कम से कम मूलाधिकार के संबंध में, लोकतंत्र के संबंध में उसको जरूर सोचो कि उससे वो कहाँ जुड़ता है जाकर के। उसी तरह से विज्ञान प्रौद्योगिकी से हर विषय कनेक्ट हो रहा। अब हर विषय कनेक्ट होगा तो विज्ञान प्रौद्योगिकी से जो भी टेक्निक्स हैं, उस टेक्निक से क्या फर्क पड़ता है, उस टेक्निक से वह विषय कहाँ जुड़ रहा है, वह चीज बताओ। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो आमतौर पे बच्चों को लिखने में, निबंध लिखने में समस्या होती है, वो ये होती है कि कलम चलनी शुरू हुई, 1.5-2 पेज तक पहुंची, उसके बाद से भर भरा के बैठ गई, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है। अब वो दिमाग में कुछ कैसे आए, इसके लिए जरूरी क्या होता है कि दिए गए विषय को अन्य विषयों से कनेक्ट करना। अन्य विषयों से कनेक्ट करने के संबंध में जब हम अन्य विषय पर आए, तो उसमें किन किन विषयों को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन हमें निकालने हैं और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाना है, यह चीज आपको समझाने के लिए ये छोटी सी लिस्ट आपके सामने रखी गई। अब कुल मिला के हमारा डिस्कशन आज का यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें हमने कोशिश यह की कि निबंध लेखन से संबंधित जो मूलभूत चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, उन पर हम एक संक्षिप्त चर्चा आपको दें, और इसके बाद से हम कोशिश करेंगे कि एक आपका जो बिहार की लोकोक्तियों मुहावरों वाला खंड है, उस पर एक सेशन और हम आपको दें, और भूमिका निष्कर्ष पर अलग सेशन की जरूरत होगी। आप कमेंट करके हमें बताएंगे, अगर आपको आवश्यकता होगी तो हम उस पर अलग से सेशन देंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को भविष्य की शुभकामनाएं, और निबंध लेखन में आप पारंगत हों, इस शुभकामना के साथ आप सबको नमस्कार। अर्जुन को